The Hindu editorial, 5th of July 2021. Mixed bag. Restoring health of every constituent sector is a must for long term growth in exports. मिक्स पैक का मतलब जहाँ पर मिली जुली मिला जुला सामान हो। हर सेक्टर का जो कि हमारे अर्थव्यवस्था में शामिल है, उसके स्वास्थ्य को हमको वापस लाना है। और ये बहुत ज़रूरी है अगर हम एक्सपोर्ट्स के लिए लंबे अवधि की ग्रोथ को सुनिश्चित करना चाहते हैं। India's merchandise exports reached an all-time quarterly high of $95 billion in the 3 months ended June, providing welcome cheer on the economic front. भारत के जो सामान का जो एक्सपोर्ट होता है, वो एक क्वार्टर में आज तक का सबसे ऊंचे स्तर पे आ गया। तो $95 बिलियन, यानी पिछले क्वार्टर में, अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में जो एंड हुआ था जून में, उसमें हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं मर्चेंडाइज यानी सामान के, जो कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं है, सामान का एक्सपोर्ट है, वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गया $95 बिलियन पे। और ये एक हमको एक स्वागतपूर्ण खुशी प्रोवाइड कर रहा है, मुहैया करा रहा है आर्थिक फ्रंट पे। That the record was notched up during a quarter when the second wave of the pandemic hit its peak, and amid varying degrees of lockdowns is all the more noteworthy कि ये रिकॉर्ड उस वक्त हमने हासिल कर लिया, एक ऐसे क्वार्टर के दौरान जब सेकेंड वेव महामारी की अपने पीक पे हिट कर गई थी। और ये ऐसे समय के दौरान हुआ जब अलग अलग डिग्री में हमारे देश में लॉकडाउन चल रहे थे। यानी किसी भाग में देश में थोड़ा लॉकडाउन था, किसी में ज़्यादा लॉकडाउन था, अलग अलग डिग्री के लॉकडाउन चल रहे थे। और ये बात और भी ज़्यादा नोट करने लायक है कि ये जो रिकॉर्ड प्राप्त हमने हासिल किया है, ये लॉकडाउन के पीक के दौरान हासिल किया। Exports last month surged 47% from June 2020 to $32.5 billion. पिछले महीने में जो एक्सपोर्ट्स थे वो पिछले साल के उसी महीने के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में 47% बढ़ गए। यानी कि जून 2020 के मुकाबले में हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो 47% बढ़ के और $32.5 बिलियन हो गए। Even discounting the fact that the year earlier period provided an anomalous base, as the economy had just begun reopening from a protracted nationwide lockdown. Growth in shipments was still a robust 30% when compared with the pre pandemic June of 2019. अगर हम इस तथ्य को भी डिस्काउंट कर लें, यानी इसको भी मद्देनज़र रख लें कि एक साल पहले का जो पीरियड है, वो हमको एक गलत बेस, एक खराब बेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो तभी खुलनी शुरू हुई थी एक बहुत लंबे नेशन पूरे नेशन के लॉकडाउन से। और जो कि जून 2020 में, अप्रैल टू जून 2020 की बात है। उसके बावजूद जो है, जो शिपमेंट्स में जो ग्रोथ हुआ है, वो फिर भी 30% रोबस्ट 30 मजबूत 30% है। जब हम उसको पैंडेमिक से पहले के जून ऑफ 2019 से भी अगर मिलाएं, तो भी ये 30% की ग्रोथ हुई है। Propelling the surge from the 2019 levels were non-rice cereals, which quadrupled. ये जो बढ़त हो रही है, इसको सबसे तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है हमारा 2019 के लेवल से अगर देखा जाए, तो सबसे तेज़ आगे जो बढ़ा रहा है वो है नॉन राइस सीरियल्स। प्रोपेलर जो शिप के पीछे लगा होता है, जो शिप को दौड़ाता है, पंखा, उसको कहते हैं प्रोपेलर। तो ये जो 2019 के लेवल से हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिस चीज़ में ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है
नॉन राइस वाले सीरियल्स, यानी ऐसे सीरियल्स जो कि ऐसे ग्रेन जो कि राइस नहीं है, जो कि 4 गुना ज़्यादा हो गए। आयरन ओर विच मोर देन डबल्ड, आयरन ओर 2 गुना हो गया। एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स दैट रोज 62%। और ये जो केमिकल्स हैं, ये चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो, वो इनऑर्गेनिक हो, वो 62% बढ़ गए। ऑर्गेनिक केमिकल्स वो होते हैं जो कि हमारे बायोलॉजी से संबंधित रहते हैं। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो जो हम लोग खुद बनाते हैं। Engineering goods export had the biggest jump in dollar terms, adding $2.73 billion in value, or 42% over June 2019। हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा जंप लिया डॉलर के हिसाब से, और उसने $2.73 बिलियन ऐड किया वैल्यू में, जो कि जून 2019 के मुकाबले में 42% ज़्यादा है। As the rising vaccination coverage and the economic recovery in key developed markets, including the EU and the US, bolstered demand। जैसे जैसे वैक्सीन कवरेज बढ़ रहा था और इकोनॉमिक रिकवरी, हमारे मुख्य जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं विश्व के, उसमें इकोनॉमिक रिकवरी आ रही थी, जिसमें कि ईयू भी, यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और यूएस भी शामिल है। इस इकोनॉमिक रिकवरी ने डिमांड को बढ़ा दिया था, बोल्स्टर कर दिया था, मजबूत कर दिया था। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष Goyal was enthused enough by the export performance to posit that shipments of goods to overseas markets could touch the $400 billion mark this fiscal, a figure which, if achieved, would represent an annual record। हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए, पर्याप्त वो खुशी के जोश में आ गए इस एक्सपोर्ट के प्रदर्शन से, और उन्होंने ये बात समक्ष रखी कि जो गुड्स के शिपमेंट हैं, जो ओवरसीज मार्केट में गुड्स जा रहे हैं, वो राशि जो है 400 बिलियन डॉलर का मार्क टच कर सकती है इस फिस्कल में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में। यानी कुल मिला के हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, वो 400 बिलियन डॉलर के हो सकते हैं, गुड्स के जो एक्सपोर्ट है, सर्विसेज के नहीं। एक ऐसी फिगर जो अगर हासिल कर ली जाती है तो ये एक साल का रिकॉर्ड होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रतिनिधित्व करेगा एक साल के रिकॉर्ड को। यदि एक साल का ये सब आज तक का रिकॉर्ड होगा, यानी सबसे ज़्यादा होगा। Trade data, however, reveals that a significant driver of the export growth has been the runaway rally in commodity prices that have benefited from the accelerated reopening of major economies, as well as an increased appetite for raw materials and grains in China। ट्रेड डेटा लेकिन बहरहाल ये बात का खुलासा कर रहा है कि जो एक महत्वपूर्ण ड्राइवर है इस एक्सपोर्ट के ग्रोथ का, वो वो है हमारे जो कमोडिटी प्राइस में एक दौड़ते हुए बढ़त आ गई है, क्योंकि उन्होंने कमोडिटी प्राइसेस ने फ़ायदा उठाया है। जो तेज़ी से मेजर इकोनॉमीज़ की रीओपनिंग की गई है, उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस एकदम दौड़ के बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ चाइना में भी रॉ मटेरियल और ग्रेन का एपेटाइट बढ़ गया है। एपेटाइट बढ़ गया, यानी उसकी भूख बढ़ गई है, यानी कि वो ज़्यादा चाइना रॉ मटेरियल्स और ग्रेन ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। On the other hand, the crucial job-generating export sectors, including ready-made garments, leather and leather products, and tea, all posted double-digit declines from June 2019 levels। और दूसरी ओर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो 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 जॉब पैदा करने वाले हमारे जो एक्सपोर्ट सेक्टर होते हैं, इसमें रेडीमेड गारमेंट होता है, लेदर है, लेदर के प्रोडक्ट्स हैं और चाय है, इनमें जो है एक डबल डिजिट डिक्लाइन आई है, यानी कि 10% से ज़्यादा का गिरावट आई है अगर हम जून 2019 के लेवल से कंपेयर करें तो, रिफ्लेक्टिंग द डीपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स दैट डॉग ईच वन ऑफ देम। और ये दिखाता है कि बहुत गहरे और भी ज़्यादा गहरे हमारा ढांचागत मुश्किलें हैं जो इन तीनों सेक्टर को नीचे गिरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। डॉग ईच वन ऑफ देम यानी प्रत्येक सेक्टर को नीचे गिरा रही हैं, उनको मुश्किल पैदा कर रही हैं। कौन सा सेक्टर? रेडीमेड गारमेंट, लेदर और चाय। ट्रेडिशनली ये हमारे टॉप मोस्ट सेक्टर रहे हैं जिसमें कि एक्सपोर्ट हुआ है, और
सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारे इन्हीं मर्चेंडाइज के होते रहे हैं। लेकिन इनमें गिरावट आई है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा जॉब पैदा करने वाले सेक्टर है। If the tea industry has been facing a long-term downtrend exacerbated by inadequate product variety, lack of marketing savvy, and sharp competition from rivals including Sri Lanka and Kenya, the leather goods segment has been put on the ropes by a combination of short-sighted policy measures, WTO mandated withdrawal of export incentives, and a pandemic-induced slowdown in orders. अगर टी उद्योग जो है, चाय उद्योग एक लंबे समय का डाउन ट्रेंड फेस कर रहा है, नीचे की ओर गिरना फेस कर रहा है, जिसको और भी बढ़ा दिया गया है हमारे प्रोडक्ट में अपर्याप्त वैरायटी होने की वजह से, और हमारा जो मार्केटिंग स्टाइल है उसमें उसमें मार्केटिंग की जो कुशलता है वो कम होने से, और साथ साथ जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ हमारा कंपटीशन भी शार्प है, जैसे कि श्रीलंका और कीनिया जो कि चाय एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरी ओर लेदर गुड्स का जो सेगमेंट है उसको मुश्किल में डाल दिया गया है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी। हमारी जो उसकी नीति है वो कम दूर देखने वाली जो नीति है, दूरदृष्टि वाली नीति नहीं है लेदर गुड सेगमेंट में जो नीति है। और उसके अलावा डब्ल्यू टी ओ ने, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये ज़रूरी कर दिया है कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को हम विड्रॉ करें, और साथ में पैंडेमिक से जो प्रेरित हुए हैं प्राइसेस ऑर्डर्स के स्लो डाउन, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब कारणों से लेदर गुड का सेगमेंट भी रोप्स पर रख दिया गया है। कहने का मतलब ये कि वो मुख्य दौड़ से बाहर हो गया है, एक तरह से वो कमज़ोर हो गया है। किसी खिलाड़ी को रोप्स पर रख दिया जाता है यानी कि वो मुख्य दौड़ से बाहर हो जाता है। फॉर अ सेगमेंट दैट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, द recent imposition of an import duty on a key raw material has thrown the sector's very viability into question. एक ऐसे सेगमेंट के लिए जो कि एक बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देता है, जो हाल में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है एक मुख्य रॉ मटेरियल पे, उसने इस सेक्टर को उसके इस सेक्टर की अ, जीवित रहने की क्षमता को ही क्वेश्चन में ले आया गया है उसके द्वारा। तो जो कहने का मतलब जो लेदर गुड्स का सेक्टर है उसमें उसके एक इम्पोर्ट ड्यूटी एक मुख्य रॉ मटेरियल पे लगा दी गई है, उसकी वजह से ये सेक्टर की जो जीवित रहने की क्षमता है वो ही क्वेश्चन में आ गई है। With the government dragging its feet on notifying the rates applicable under the remission of duties and taxes on export products scheme, exporters are still unsure of how to price their products while bidding for orders. गवर्नमेंट जो है धीमे चल रही है, ड्रैगिंग इट्स फीट यानी वो धीमे चल रही है कि वो नोटिफिकेशन जो उसको करना है उन रेट्स का, जो कि हमारी RODTEP स्कीम जो अनाउंस की गई है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए कि ये ड्यूटीज़ रेमिट कर दी जाएंगी, उसके ड्यूटीज़ को रेमिट करते हुए जो फ्रेश रेट्स हैं वो नोटिफाई करने में गवर्नमेंट ढील दिखा रही है। तो जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अभी भी श्योर नहीं है कि किस प्रकार से वो अपने प्रोडक्ट्स को का प्राइस फिक्स करें जब वो ऑर्डर्स के लिए बिड करते हैं, यानी ऑर्डर्स के लिए बोली लगाते हैं। A container shortage and heightened congestion have also sent freight rates out of Indian ports soaring. कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है। कंटेनर वो एक 20 फुट या 40 फुट का एक सामान ढोने वाला एक कंटेनर होता है जो कि शिप में लोड होता है, उससे सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। तो कंटेनर की शॉर्टेज हो गई है और कंजेशन बढ़ गया है, यानी कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए उसने जो फ्रेट रेट्स हैं वो इंडियन पोर्ट्स में बहुत बढ़ा दिए हैं। इंडिया हमारे पोर्ट्स में कंजेशन हो गया, यानी वहाँ पे भीड़ भड़क्का ज़्यादा हो गया है, पोर्ट्स हैंडल नहीं कर पा रहे उतना सामान।
Policymakers need to look beyond the headline numbers and expedite action to restore the health of every constituent sector if if economically enduring long-term growth in exports is to be ensured. नीति बनाने वालों के लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सामने दिख रहे हैं नंबर, हेडलाइन में जो नंबर दिख रहे हैं, उनके पार देखें और अपने एक्शन को तेज़ करें। अपने जो हमारे जो कंस्टिट्यूएंट सेक्टर्स हैं, मतलब एक्सपोर्ट्स के जो में शामिल जो सेक्टर्स हैं, उनकी हेल्थ को वापस लाने के लिए यदि हम चाहते हैं कि अगर हम आर्थिक रूप से चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ हो वो लॉन्ग टर्म में बनी रहे, एंड्योर करे, और उसको हम अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें कंस्टिट्यूएंट सेक्टर्स जो हैं जैसे लेदर, रेडीमेड गारमेंट्स और टी, इन सेक्टर्स की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए एक्शन को एक्सपेडाइट करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ आई है ये इस इन सेक्टर्स में नहीं आई है जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे जो परंपरागत एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं, बल्कि जो, हालांकि ये अच्छी बात है कि जो ग्रोथ दिख रही है वो इंजीनियरिंग गुड्स में भी दिख रही है, लेकिन फिर भी जो कमोडिटी प्राइसेस दौड़ के आगे बढ़ गए हैं क्योंकि बाहर की इकोनॉमीज अचानक जो है वो रीओपन हुई है, तो ये जो कमोडिटी प्राइस अचानक बढ़ गए हैं ये बाद में नीचे भी आ जाएंगे, तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपोर्ट्स की इंश्योर नहीं होती है। कोविडशील्ड, तो इसको जो कोविशील्ड नाम से वैक्सीन है उस पर उसको थोड़ा सा चेंज करके यूज़ किया गया है, और शील्ड का मतलब ढाल, जो हमारा प्रोटेक्शन करती है, कोविड से हमारा प्रोटेक्शन करने वाली ढाल। द चेंज एट द हेल्म इन उत्तराखंड सीम्स ट्रिगर्ड बाय लीगल एंड पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स। हेल्म यानी जो शिप का जो पहिया चलाता है, जो ड्राइवर होता है, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको वो बदल गए हैं, तो उसी की बात हो रही है। उत्तराखंड में जो ड्राइवर सीट पे जो व्यक्ति है वो बदल गया है, और ये बात जो है इसलिए ट्रिगर हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि लीगल और जो राजनीतिक रुकावटें हैं उसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। पुष्कर धामी हैज रिप्लेस्ड तीरथ सिंह रावत एज द न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड इन द सेकंड चेंज ऑफ गार्ड इन द स्टेट विद इन 4 months। राज्य में, यानी उत्तराखंड राज्य में जो चेंज ऑफ गार्ड हो गया है, यानी कि वहाँ का संतरी बदल दिया गया है, पिछले 4 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ, और इस बार पुष्कर धामी जो हैं उन्होंने तीरथ सिंह रावत को रिप्लेस कर दिया है नए सीएम के रूप में। मिस्टर रावत वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर and would have had to be elected an MLA if he were to continue in office beyond 6 months। मिस्टर रावत जो थे वो वहाँ के राज्य के लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं थे और सदस्य नहीं थे, और उनको इलेक्ट होना पड़ता एक एमएलए के रूप में यदि उनको अपने ऑफिस में 6 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यू करना होता। द बीजेपी हैज़ पुट आउट अ नैरेटिव ऑफ अ लीगल लिम्बो to explain the change, claiming that it had become impossible for him to be elected an MLA within the 6 months time frame। बीजेपी ने जो कहानी सामने रखी है कि हम लीगल मुश्किल में फंस रहे थे इस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, और उन्होंने ये दावा कर रहे हैं कि वो ये इम्पॉसिबल हो गया था कि मिस्टर तीरथ सिंह रावत इलेक्ट होते एक एमएलए के रूप में 6 महीने के टाइम फ्रेम में। मिस्टर रावत ने कहा, Mr. Rawat said in an exit statement that given the constitutional crisis, I felt it was right for me to resign। मिस्टर रावत ने भी यही बात कही कि एक बाहर निकलते हुए एक स्टेटमेंट जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक मुश्किल को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि मेरे लिए सही होगा कि मैं रिजाइन कर दूं। He went on to add, bypolls could not be held because of COVID-19, which was not his decision or the BJP's to take। उन्होंने आगे ये जोड़ा कि जो बाईपोल्स हैं, यानी कि जो मुख्य पोल्स के बीच बीच में जो पोल्स होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो होल्ड नहीं किए जा सके कोविड-19 की वजह से, जो कि उनका निर्णय नहीं था या बीजेपी का निर्णय नहीं था लेने के लिए।
कहने का मतलब वो इलेक्शन कमीशन का निर्णय था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 mandates that a bypoll for any vacancy should be held within 6 months of that vacancy arising, provided that the remainder of the term is not less than 1 year, or the ECI and the center do not certify that holding that poll in that time frame is difficult. जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, अधिनियम है 1951 का, वो ये जरूरी करता है कि कोई भी वैकेंसी के लिए जो बाईपोल है उसको उस वैकेंसी के अराइज होने के 6 महीने के अंदर होल्ड किया जाना चाहिए, बशर्ते कि जो बाकी का जो टर्म है वो 1 साल से कम का ना हो। यानी जो बाकी समय जो कार्यकाल है वो 1 साल से कम का ना हो। अगर 1 साल से कम का है तो उसको बाद में भी किया जा सकता है। और द ECI and the center do not certify that holding that bypoll in that time frame is difficult। और साथ में इलेक्शन कमीशन और सेंटर ये दोनों सर्टिफाई नहीं करते हैं कि उस बाईपोल को होल्ड करना उतने टाइम फ्रेम में मुश्किल है, तो भी जो है उस केस में भी उसको किया जा सकता है। The act does not bar a bypoll even when the remaining term of the assembly is less than 1 year, though it becomes optional in that case। ये जो अधिनियम है ये बाईपोल को बार नहीं करता, यानी रोकता नहीं है, तब भी जब बाकी टर्म जो असेंबली का है वो 1 साल से कम का हो। हालांकि उस केस में वो ऑप्शनल हो जाता है, हालांकि वो बार नहीं कर रहा है, यानी चाहे तो आप करें चाहे तो बाद में भी करें। इन द पास्ट द ECI हैज कंडक्टेड बाईपोल्स फॉर असेंबलीज दैट हैड लेस देन 1 year ऑफ लाइफ रिमेनिंग। पास्ट हिस्ट्री में ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने, ऐसे असेंबलीज के लिए भी बाईपोल्स कंडक्ट किए हैं जिनके 1 साल से कम का टाइम बचा हुआ था। It also remains unclear whether the ECI decided not to conduct the bypolls to the two vacant seats in the Uttarakhand Assembly on account of COVID-19 or any other reason। और ये भी अनक्लियर बना हुआ है कि क्या ECI ने ये डिसाइड किया कि बाईपोल्स इन दो वैकेंट जो खाली सीट्स हैं उत्तराखंड असेंबली में उसमें वो कंडक्ट नहीं करेंगे, और ये बात उन्होंने COVID-19 की वजह से डिसाइड किया या किसी और कारण से डिसाइड किया। The change of guard appears to be a political decision of the BJP, but the party does not want it to appear so। जो संतरी का बदलाव है ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये राजनीतिक निर्णय है बीजेपी का, लेकिन पार्टी ये नहीं चाहती है कि ऐसा प्रतीत हो। तो कहने का मतलब ये है कि शायद इसमें एक छुपी बात ये हो सकती है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को मजबूर कर दिया कि वो इलेक्शन अभी ना करवाए, जिससे कि वो चीफ मिनिस्टर को बदल सकें। ये सजेशन, ये सुझाव इस एडिटोरियल में आ रहा है। ओवर 2 terms द बीजेपी हैज हैड 7 CMs इन द स्टेट। 2 terms के दौरान बीजेपी के 7 चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं इस राज्य में। फॉर ऑल इट्स क्लेम्ड मास्टरी ओवर मैटर्स पॉलिटिकल, पार्टी पिक्ड द रॉन्ग हॉर्स इन मिस्टर रावत and an admission implied in his replacement। कितना भी राजनीतिक मैटर्स में मास्टरी बीजेपी का दावा करे, लेकिन पार्टी ने गलत घोड़ा सिलेक्ट कर लिया था मिस्टर रावत ने, और ये बात एडमिट करी गई है जो कि उनके रिप्लेसमेंट में ये इम्प्लाइड है, उनको रिप्लेस कर दिया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी मान रही है कि उन्होंने गलत घोड़ा चुन लिया था। फार फ्रॉम पुटिंग the BJP House in order, Mr. Rawat's tenure of nearly 4 months aggravated the tensions within the state unit and embarrassed the party elsewhere। बीजेपी के घर को ठीक करने के से तो दूर, मिस्टर रावत का जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था करीब करीब 4 मंथ का, उसने स्टेट के अंदर जो टेंशन्स हैं उनको और बढ़ा दिया था, और पार्टी को और दूसरी जगह पर भी बहुत शर्मनाक स्थिति में ले आए थे, उसको एम्बेरस किया था।
While a political party can run its affairs as it deems appropriate, backing up its decisions with speculation on how the ECI might act creates an unhealthy fog around the institution, which has had to deal with similar situations elsewhere too. जबकि पॉलिटिकल पार्टी अपने मामलों को जैसा वह चाहे उपयुक्त समझता है वैसा वो चला सकता है, लेकिन अपने डिसीजन को इस बात से सपोर्ट देना कि ये सोच विचार को बढ़ा के कि किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने एक्ट किया था, ये बात जो है ये एक अनहेल्दी एक फॉग पैदा कर देता है, कन्फ्यूजन पैदा कर देता है इस इंस्टीट्यूशन के आसपास। यानी कि एक फॉग इलेक्शन कमीशन के आसपास पैदा हुआ है कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बीजेपी प्रेशर डाल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने ऐसी इसी तरह की सिचुएशन के साथ पहले भी डील किया हुआ है दूसरी जगहों पर, और वहाँ उन्होंने इलेक्शन कराए थे। तो यहाँ क्यों नहीं इलेक्शन करा देगा वो? क्योंकि कंपल्सरी तो नहीं है कि वो अगर 1 साल से कम का समय है तो रुक जाए और बाद ही में इलेक्शन कराएं। वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली, वो भी अपने स्टेट असेंबली की सदस्य नहीं है, नीड्स टू बी इलेक्टेड टू इट विद इन 4 मंथ्स। उनको स्टेट असेंबली के लिए 4 महीनों में इलेक्ट होना है, क्योंकि वो इलेक्शन हार गई थी। The assembly has 7 vacant seats, but there is no clarity regarding the ECI's plan to hold by-polls. असेंबली के पास 7 खाली सीट्स हैं बंगाल में, लेकिन कोई भी बात साफ नहीं है कि ईसीआई के प्लान क्या हैं वहाँ पर बाईपोल होल्ड करने के बारे में। For its own reputation and to demonstrate fairness in the conduct and timing of the elections, the ECI must explain its thinking regarding pending bypolls. अपने रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए और ये फेयरनेस को का प्रदर्शन करने के लिए अपने इलेक्शन के टाइमिंग के बारे में और इलेक्शन को कंडक्ट करने के बारे में ईसीआई को के लिए ज़रूरी है कि वो एक्सप्लेन करे अपनी थिंकिंग को, कि उसकी थिंकिंग क्या है जो बचे हुए बाईपोल्स हैं उसके बारे में। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को इलेक्ट होने में केवल 4 महीने हैं और इलेक्शन कमीशन जो है डेट नहीं अनाउंस कर रहा है वहाँ के बाईपोल्स में, जबकि 7 सीटें खाली हैं। The pandemic has raised unprecedented challenges in the management of elections that the ECI has to adapt to. महामारी ने अप्रत्याशित चुनौतियों को बढ़ा दिया है इलेक्शंस के प्रबंधन में, जो कि जिस पे ईसीआई को अपने आप को किसी तरह से उस पर एडजस्ट करना है, अडेप्ट करना है। इट मस्ट डू सो इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर। ईसीआई को अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से, and ensure that its actions or silence do not appear designed to accommodate political machinations। और उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए ईसीआई को कि उनके जो एक्शंस हैं या उनका जो साइलेंस है उससे ये प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उनके एक्शंस और साइलेंस इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो राजनीतिक जो मैनिपुलेशन है उसको शामिल कर लें, उसको उसको अकोमोडेट कर लें।